हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। में हूं अभिषेक जैन और मैं स्वागत करता हूं आपका फिजिक्स वाला के इस अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। जिन बच्चों ने जेई मेंस का एग्जाम दिया है, जिन बच्चों ने जेई एडवांस का एग्जाम दिया है, चाहे उनकी कितनी भी परसेंटाइल आई हो, वो लोग आगे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्या करेंगे, क्या करना जरूरी होता है। एनआईटी, आईआईटी, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज, अगर इन कॉलेजेस तक हमको पहुंचना है तो किस प्रोसेस से हमको गुजरना होगा। बहुत ही क्रूशियल टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत ध्यान से सुनना। आगे जाकर मैं आपको स्टेट वाइज काउंसलिंग के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन सबसे जरूरी जो काउंसलिंग होती है, जो सेंट्रल काउंसलिंग होती है, वो होती है जोसा, जिसका फुल फॉर्म होता है जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। और यही जोसा जो होती है, यही डिसाइड करती है, यही इस प्रक्रिया को पूरा हैंडल करती है कि आपको कौन से कॉलेज की कौन सी ब्रांच मिलने वाली है। इस प्रक्रिया में आपको किन किन स्टेप से गुजरना पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, कितने फीस जमा करनी होगी, और इसके अलावा क्या इसके छोटे छोटे से रूल्स होते हैं, इसको हम आज इस वीडियो में जानेंगे। लास्ट तक ध्यान से सुनना, बहुत सारी काम की बातें मैं आपको बताने वाला हूं जो आगे जाकर आपकी बहुत हेल्प कर सकती है इस चीज को डिसाइड करने में कि आपको कौन सा कॉलेज और कौन सा ब्रांच मिलने वाला है। देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूं। एग्जाम एक पहलू होता है, वो आपने दे दिया है, वो पड़ाव आपने पार कर लिया है। अगर आपने काउंसलिंग में सही से पार्टिसिपेट नहीं किया, किसी गड़बड़ की वजह से अगर काउंसलिंग में आपकी सीट कैंसिल हो गई, तो पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। दूसरी चीज, अगर आपको एक बहुत अच्छी आईआईटी में, बहुत अच्छी एनआईटी में एक बहुत अच्छी ब्रांच मिल सकती थी, काउंसलिंग की गलती की वजह से कहीं वो छूट ना जाए, इसीलिए इन सारे फैक्टर्स को हमें बहुत ध्यान से सुनना है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जोसा 2026 के बारे में कि क्या क्या बातों का हम लोगों को ध्यान रखना है। सबसे पहले ये बेसिक्स है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि जोसा, इसका नाम है जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, नेशनल लेवल पर है, ये वेबसाइट है। एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई के लिए जेई मेंस और आईआईटीज के लिए जेई एडवांस का स्कोर कंसिडर किया जाता है। 12th में 75% होना जरूरी है। एनआईटीज में होम स्टेट कोटा होता है, 50% सीट्स होम स्टेट के लिए रिजर्व होती है। होम स्टेट क्या होती है ये मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। टोटल मिलाकर 128 इंस्टीट्यूट ने लास्ट ईयर पार्टिसिपेट किया था। इस साल का जैसे ही डेटा आएगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कॉलेज जो होते हैं वो होते हैं आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज। लगभग 62,000 63,000 के आसपास सीट्स यहां पर रहती हैं। मेन कॉलेज की बात करें तो आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज हैं। कब ये स्टार्ट होने वाली है? जून के फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक में ये स्टार्ट हो जाएगी। 5 राउंड में ये होती है। काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन चार्ज कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर आप किसी सीट को एक्सेप्ट करते हैं तो आपको एक 35,000 रुपये फीस देनी होती है, जो कि आपके आगे एडमिशन में एडजस्ट कर दी जाती है। अगर आप उस सीट में एक्सेप्ट कर लेते हैं, उस कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, अगर आप सीट विड्रॉल कर लेते हैं तो कुछ पैसा काट कर ये आपको वापस कर दिया जाता है। कब देनी है? जब आपको सीट मिल जाती है तभी देनी होती है। सबसे जरूरी चीज है कि काउंसलिंग शुरू होने से पहले ही आपको आपकी चॉइस लिस्ट भरनी होगी। और चॉइस लिस्ट क्या होती है, कैसे भरते हैं, वो बातें मैं अभी आगे बताता हूं। और अगर आपको ये देखना है कि आपको कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच मिल सकती है, तो लास्ट ईयर की ओपनिंग क्लोजिंग रैंक आप देख सकते हैं, जो कि आपको जोसा की वेबसाइट पर ई सर्विस टैब में जाकर मिल जाएगा। अब ये तो हुई बेसिक बातें, थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले जोसा क्या करता है, व्हाट इज जोसा? जोसा का काम होता है इन 4 इंस्टीट्यूट में, आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज के, इन कॉलेजेस में टोटल 128 कॉलेजेस की इतनी सीट्स में एडमिशन देना। पहले एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज के लिए जेई मेंस का स्कोर कंसीडर किया जाता है और आईआईटी के लिए जेई एडवांस का स्कोर कंसीडर किया जाता है। सिंपल सी चीज है, अगर आपने एडवांस क्वालिफाई किया है तो आईआईटीज भी आप आपकी चॉइस लिस्ट में भर सकते हैं, आपको आईआईटीज भी मिल सकती है। आपने अगर एडवांस क्वालिफाई नहीं किया है, आपने केवल मेंस क्वालिफाई किया था, मेंस में आपके अच्छे परसेंटाइल आए थे, एडवांस में नहीं हुआ है, तो भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इन तीनों कॉलेजेस में आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। सबसे जरूरी चीज क्या एलिजिबिलिटी है और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। तो एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि क्या आप जोसा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर आप जनरल
ओबीसी एनसीएल या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपके 75% होने चाहिए या फिर आप टॉप 20 परसेंटाइल में होने चाहिए। ये टॉप 20 परसेंटाइल की लिस्ट जल्दी ही रिलीज कर दी जाएगी, जैसे ही आती है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर आप एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, आपके 12th में 65% होने चाहिए या आप टॉप 20 परसेंटाइल में होने चाहिए। फिर से जैसे ही लिस्ट आएगी मैं शेयर कर दूंगा। अब यहां पे आते हैं होम स्टेट। ये स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्या होता है, स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी। होम स्टेट क्या होता है? जहां आपका जन्म हुआ नहीं, जहां आप अभी रह रहे हैं नहीं, जहां से आपने 12वीं कक्षा की परीक्षा दी है, जिस भी स्कूल से आपने 12th बोर्ड दिया है वो स्कूल कौन से राज्य में आता है। चाहे आप यूपी के रहने वाले हों, अभी राजस्थान में रह रहे हों, लेकिन आपका 12th वाला स्कूल दिल्ली में था तो दिल्ली आपका होम स्टेट माना जाएगा। यहां पर आ जाते हैं एक बी आर्क बी प्लानिंग, जो जेई मेंस का पेपर 2 होता है। अगर आपने वो पेपर दिया था तो आपको 75 नहीं 50% ही लाने होते हैं, जिसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स होना सबसे ज्यादा जरूरी है। ऑब्वियसली अगर आप इस चीज में जा रहे हैं तो पीसीएम होना तो जरूरी है। समझ गए बात को? एलिजिबिलिटी क्लियर है। अब डॉक्यूमेंट्स पे आते हैं। कौन से डॉक्यूमेंट? तो यूनिवर्सल डॉक्यूमेंट, मतलब सभी के लिए ये डॉक्यूमेंट तो होना जरूरी ही है। क्लास 10th मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ यही रहता है, क्लास 12th मार्कशीट ये आपका होम स्टेट के लिए भी जरूरी है और 75% के लिए भी जरूरी है। मेडिकल सर्टिफिकेट, ऐसे ही कहीं से भी मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बनाना है। जोसा की वेबसाइट पर एक एनेक्सर 7, फिर से मैं जैसे ही रिलीज होगा आपको बता दूंगा, वो मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो बनवाना होगा और एक सर्टिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर से आपको उसको रजिस्टर्ड करवाना होगा या सर्टिफाइड करवाना होगा, उससे साइन करवाने होंगे। और एक और जरूरी चीज, बैंक डिटेल और कैंसिल चेक आपके पास होना चाहिए। मान लीजिए आपने कोई सीट एक्सेप्ट कर ली तो आपको 35,000 रुपए देने होंगे। थोड़े दिन बाद आपको लगता है कि नहीं नहीं ये सीट तो मुझे पसंद नहीं आ रही है, मेरा पैसा मुझे वापस कर दो, तो आपका पैसा आपको वापस तभी मिलेगा जब आपके पास आपकी बैंक डिटेल होगी, एक कैंसिल चेक होगा। तो ये नहीं है तो इसको भी रेडी करके रख लो। ये तो सभी लोगों के पास होना चाहिए। अब आते हैं अपने स्पेशल डॉक्यूमेंट्स जो कैटेगरी वाइज वेरी करते हैं। अगर आप ओबीसी एनसीएल हैं या जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास 1 अप्रैल 2026 के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए इन दोनों ही केस में। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको जनरल कैटेगरी की तरह ट्रीट किया जाएगा। ये सेंट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए। ये फॉर्मेट भी जोसा के वेबसाइट पर अवेलेबल रहते हैं। इसी फॉर्मेट में 1 अप्रैल 2026 के बाद का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ओबीसी एनसीएल और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए। एससी एसटी कैटेगरी में जो स्टेट सेंट्रल फॉर्मेट है उसमें सर्टिफिकेट होना चाहिए और पीडब्ल्यूडी के लिए भी आपके पास जो अपडेटेड रिन्यूड सर्टिफिकेट होना चाहिए। यह हमेशा वैलिड रहता है, कोई डेट रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन फॉर्मेट जो है वो ऑफिशियल सेंट्रल गाइडलाइन के साथ मैच होना चाहिए। और यही पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट में भी ऑथोराइज्ड मेडिकल बोर्ड द्वारा ये इश्यू किया हुआ होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स भी आप अपडेट कर लें ताकि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएं। आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो सबसे पहले अर्ली जून फर्स्ट वीक में आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अपने जो भी जेई के क्रेडेंशियल है उससे लॉग इन करना है और चॉइसेस फिल करनी है। अब ये जो चॉइस फिल करनी है इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमको जो सबसे पहले चाहिए उसको सबसे पर रखना है। जैसे आप चाहते हैं मुझे आईआईटी बॉम्बे में सीएस मिल जाए, पहले नंबर पर आप आईआईटी बॉम्बे सीएस भरेंगे। फिर उसके बाद आप चाहते हैं आईआईटी दिल्ली में आपको सीएस मिल जाए तो आप उसके बाद ऐसे भरेंगे। ऐसे ही 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। ये बात याद रखना कि पहले उन ब्रांचेस को भरना है जिनके मिलने के चांसेस थोड़े से कम है। अगर आपने पहले नंबर पर ही ऐसी ब्रांच भर दी जो आपको मिल सकती है, पहले राउंड में ही वो मिल जाएगी, आपका वहीं पर रजिस्ट्रेशन, वहीं पर आपका काउंसलिंग कंप्लीट मान लिया जाएगा। तो जो चीजें मिलने की संभावना कम है उनको ऊपर रखें, जो चीज आपको मिलने की संभावना कम है उनको ऊपर रखें, जो आपको मिल सकता है उसको नीचे रखें। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने 10, 11, 12, 13 चॉइसेस भरी, आपको 9 नंबर वाली चीज मिल गई, अब इसके नीचे वाली चीज आपको नहीं मिलेगी, जो भी मिलेगा इसके ऊपर ही मिलेगा। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि इस क्रम में चीजें भरें, इस क्रम में कॉलेज और ब्रांच भरें, ताकि हमें ऊपर की तरफ जाने पर बेहतर चीजें मिले।
ना कि ऊपर की तरफ जाने पर बेकार चीजें मिले या अच्छी चीजें नीचे भर दी जो अब मिल ही नहीं सकती। तो क्रम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इसी चीज के लिए दो मॉक अलॉटमेंट होते हैं। इसका अर्थ है कि एक तरह से डमी, आपको एक बार बताया जाएगा कि आपकी लिस्ट के हिसाब से आपको क्या मिल रहा है। अगर आपको चेंज करना है अभी चेंज कर लो। एक बार बताया जाएगा, फिर आप चेंज कर सकते हैं, फिर दूसरी बार बताया जाएगा कि भाई अभी भी हम बता रहे हैं ये मिल रहा है, चेंज करना है कर लो। अगर आपने तब भी चेंज नहीं किया तो ये लिस्ट आपकी फाइनल हो जाएगी। इसके बाद कुछ भी चेंज करने का मौका नहीं दिया जाएगा, है ना। फिर क्या होगा, चॉइस लॉक हो जाएगी। जैसे ही चॉइस लॉक हो गई, अब आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। अगले 5 राउंड में वही की वही चॉइस लिस्ट चलने वाली है। और फिर जून के अंत से पहले राउंड का आपको रिजल्ट बताया जाएगा, आपको ये मिल रही है। अगर आपने वो सीट एक्सेप्ट कर ली तो आपको पैसा देना पड़ेगा। अगर सीट आपको एक्सेप्ट नहीं करनी है तो आप क्या कर सकते हैं वो भी मैं बताता हूं। आपको क्या कर सकते हैं वो बताने से पहले एक थोड़ा सा ये बता देता हूं कि सीट किस तरह से दी जाती है। अभी वैसे मैंने बता ही दिया कि मान लीजिए आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चॉइसेस भरी। पहले राउंड में आपको 8वें नंबर का मिल गया। अब आपको 9वां और 10वां नहीं मिलेगा। द सॉफ्टवेयर चेक द चॉइस 1। अगर ये मिल रही है तो दूसरे, ये नहीं मिल रही है तो दूसरे पे जाता है, ये नहीं मिल रही है तो तीसरे पे जाता है। मान लो आपको 8वें नंबर की मिल गई, 8वें नंबर की सीट आपको मिल गई, तो वो नीचे की आप कंसीडर नहीं करेगा, आप इसके ऊपर ही जा सकते हो। ठीक है, जैसे ही आपको मिल जाती है ये इसको जो वो आपको मिल जाती है वो आपको दे देगा, नीचे की सारी चीजें हटा देगा। अब इसका मतलब क्या है, हमको ऐसा नहीं कि पहले ही नंबर पे वो चीज डाल दो जो श्योर शॉट मिलने वाली है। जो श्योर शॉट मिलने वाली पहले नंबर पे डाल दी, पहले ही मिल जाएगी, खेल वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो हमेशा ऐसी चीजों को ऊपर रखो जिनको मिलने के चांसेस कम है। जो आपको श्योर शॉट मिल जाएगी उसको थोड़ा सा नीचे रखें। समझ गए बात को। अब मान लीजिए पहले राउंड में आपको एक सीट मिल गई, तो अब आपको क्या करना है। आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला होता है फ्रीज। फ्रीज का मतलब है कि जो सीट मुझे मिल गई है मैं उससे खुश हूं, मुझे कुछ नहीं करना है, ये कॉलेज ये ब्रांच इस पर टिक मारो, मैं अपना पैसा दे रहा हूं और आगे बढ़ते हैं। ये हमें कब यूज करना है, मान लीजिए पहले राउंड में ही आपको आपकी ड्रीम कॉलेज ड्रीम ब्रांच मिल गई, आईआईटी बॉम्बे सीएस मिल गया, उसको एक्सेप्ट करो, निकल जाओ। दूसरे नंबर पे आता है फ्लोट। फ्लोट का मतलब क्या होता है कि मुझे 8वें नंबर की सीट मिल गई है, मैं ठीक है इसको मैं एक्सेप्ट करता हूं, अपनी फीस में दे रहा हूं, लेकिन इसके ऊपर अगर 7 नंबर 6 नंबर 5 नंबर 4 नंबर 3 नंबर 2 नंबर 1 नंबर पर भी अगर मुझे कुछ मिल सकता है तो आप मुझे ऊपर वाला दे देना। मैक्सिमम बच्चे इसी को प्रेफर करते हैं, यही एक बेहतर चॉइस भी होती है। आई एक्सेप्ट दिस सीट बट आई वांट टू लुक फॉर बेटर ऑप्शन इन एनी कॉलेज हायर इन माय लिस्ट। मेरी लिस्ट में जो भी ऊपर है उनमें मैं जा सकता हूं। मैक्सिमम बच्चे इसी को चूज करते हैं। स्लाइड, ये एक थोड़ा सा इन दोनों के बीच का रास्ता है कि मान लीजिए आपने सबसे पहले भरा था आईआईटी बॉम्बे सीएस, है ना, फिर आपने दूसरे नंबर पर आईआईटी दिल्ली सीएस भर दिया था और तीसरे नंबर पर आपने आईआईटी बॉम्बे में इलेक्ट्रिकल भर दिया था। अब मान लीजिए आपको आईआईटी बॉम्बे में इलेक्ट्रिकल मिल गया है। आप बोल रहे हो स्लाइड का क्या मतलब है कि आईआईटी बॉम्बे फिक्स कर दो। अब आईआईटी बॉम्बे फिक्स हो चुका है, अगर इसी लिस्ट में आईआईटी बॉम्बे की और कोई ब्रांच मुझे मिल सकती है तो वो मुझे दे देना, और किसी कॉलेज में मैं नहीं जाऊंगा। आई एक्सेप्ट दिस सीट बट आई ओनली वॉन्ट अ बेटर ब्रांच विद इन दिस स्पेसिफिक कॉलेज। इसी कॉलेज में और बेहतर ब्रांच मुझे मिल रही है तो वो दे देना, कॉलेज चेंज मत करना। ये क्या है, जैसे कि आपको एनआईटी त्रिची में सिविल मिल गया है लेकिन आपको मैकेनिकल सीएससी आपने ऊपर भर रखा है, आपको लग रहा है कि त्रिची तो फाइनल हो गया है, अब अगर बढ़ाना है तो इसी कॉलेज में बेहतर ब्रांच मुझे दे देना। समझ गए बात को। ये होता है फ्रीज फ्लोट एंड स्लाइड। आगे आ जाते हैं कि अब सर अगर मान लीजिए मुझे पहले राउंड में कुछ मिल गया है, मैंने पैसे दे दिए, फिर दूसरे राउंड में सीट अच्छी नहीं मिली, तीसरे में भी अच्छी नहीं मिली, चौथे में भी अच्छी नहीं मिली, मैं ड्रॉप लेना चाहता हूं, मैं स्टेट काउंसलिंग में जाना चाहता हूं, मैं प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहता हूं, तो मुझे मेरा पैसा वापस मिलेगा क्या। तो देखो, आप जो है आपकी सीट से राउंड 4 तक विड्रॉल कर सकते हो अगर फ्री में करना है तो, है ना। आपकी सी एक्सेप्टेंस फीस जो 35,000 रुपए और 17,500 रुपए आपने दी थी,
फोर्थ राउंड तक भी आप कैंसिल कर देते हो तो थोड़ा बहुत पैसा काट के वो पूरा वापस कर देंगे। लेकिन अगर आपने रेस्ट ऑफ द बैंक अकाउंट, हाँ मतलब ये आपने जो स्लाइड 4 में मैंने बताया था, जो बैंक डिटेल आपको दी थी मैंने, स्लाइड 4 में मैंने बोला था ना कि एक बैंक डिटेल आपको डालनी है और या कैंसल्ड चेक डालना है, तो वो कैंसल चेक उसमें आपका पैसा भिजवा देंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत पैसा काट के भिजवा देंगे। लेकिन अगर आपने राउंड 5 में चले गए, 4 राउंड के बाद 5वें राउंड में चले गए, तो फिर आपका सीट एक्सेप्टेंस फीस रिटर्न नहीं होता है, वो डूब जाता है। तो अगर आपको कैंसिल करना है राउंड 4 तक कैंसिल कर देना, उसके आगे हम लोगों को नहीं जाना है, ठीक है। बाकी इसके अलावा और भी बहुत सारी काउंसलिंग है जिनकी रजिस्ट्रेशन विंडो लास्ट ईयर की क्या थी वो मैंने यहां पर लिख दी है। आप इन स्टेट की काउंसलिंग को भी टारगेट कर सकते हैं। अब आप बता दो कि अगर इनमें से जो भी मैंने काउंसलिंग बताई इसमें से आप और किस पर डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं, मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए उस पर डिटेल्ड वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। बाकी आज जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट, क्या चीज़ आपको फॉलो करनी है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना। कमेंट बॉक्स में बताओ अगर आपकी और कुछ क्वेरी है तो मैं जल्दी से जल्दी सारी चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और स्टेट की जो काउंसलिंग है उन पर भी हम लोग डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। All the very best for your counseling. Thank you.